मुंबई से बॉस्टन की रात की उड़ान तय समय से 20 मिनट की देरी से रवाना हुई, क्योंकि एक यात्री देर से पहुंचा था। जैसे ही विमान ने रनवे छोड़ा, बिजनेस क्लास के केबिन में सब कुछ एक गर्म पीली रोशनी में डूब गया, जो लोगों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए पर्याप्त थी, फिर भी एक महंगी उड़ान की खासियत वाली शान बनाए हुए थी। उस माहौल में न्यूयॉर्क के एक बड़े विमानन निवेश कोष की सीईओ प्रिया मेहरा ने बगल की सीट पर देखकर एक लंबी सांस ली। वह सीट खाली नहीं थी, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। वहां एक एशियाई मूल का आदमी बैठा था, जिसकी गहरे रंग की शर्ट पर तेल के दाग थे और जूते घिसे हुए थे। उसके सामने लगभग 8 साल की एक बच्ची बैठी थी, जो एयरपोर्ट से खरीदे गए सस्ते बिस्कुट का पैकेट सावधानी से खोल रही थी। प्रिया ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। एक असहजता की भावना उसके अंदर एक सहज प्रतिक्रिया की तरह उमड़ पड़ी, जो किसी ऐसे व्यक्ति की थी जो निजी केबिन में रहने का आदी हो, जो अपने वर्ग के लोगों को देखने, महंगे परफ्यूम की महक और कांच से टकराते वाइन के गिलासों की आवाज का आदी हो। अर्जुन सिंह मुंबई एयरपोर्ट का एक विमानन तकनीशियन अपनी बेटी को विमान के ऊंचाई पकड़ने से पहले कुछ खिलाने की कोशिश कर रहा था। उसने बगल में बैठी महिला की असहज नजरों पर आपुसहांडा के बाद गांधी कर रहा था। ध्यान नहीं दिया। उसके लिए उड़ानें कभी भी कोई नई बात नहीं थीं, लेकिन यह बार अलग था। वह अब कॉकपिट में खड़ा व्यक्ति नहीं था। वह अब पायलट नहीं था। वह बस एक सामान्य यात्री था, जिसने अपनी बेटी को दिल के इलाज के लिए बॉस्टन ले जाने के लिए महीनों की बचत से 2 टिकट खरीदे थे। बच्ची का नाम अनन्या था। 8 साल की, कैलिफोर्निया में पैदा हुई और हिंदी से ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलती थी। लेकिन जब भी वह पापा कहती, तो उस मीठी आवाज से अर्जुन को लगता था कि इस बड़े देश में अभी भी उसकी कोई जगह है। वह चुप था, बस बॉस्टन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के बारे में सोच रहा था, जहां एक डॉक्टर ने उसकी बेटी की सर्जरी पर विचार करने का वादा किया था। प्रिया ने अपना लैपटॉप खोला, एक इंजन बनाने वाली कंपनी के साथ अनुबंध की आखिरी पंक्तियां टाइप करने लगी। उसे निवेश की दुनिया की आयरन लेडी कहा जाता था, जो अपने दृढ़ की स्पष्टवादी स्वभाव के लिए जानी जाती थी और जिसे बहुत से लोग नापसंद भी करते थे। उसने एक बार एक साक्षात्कार में कहा था कि गरीब लोगों को बिजनेस क्लास में यात्रा करने पर फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि यह जगह उन लोगों के लिए है जो वास्तव में समय की कीमत समझते हैं। इस बयान ने इंटरनेट पर हंगामा खड़ा कर दिया था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए आसमान डंकप दिखाने की जगह थी, समानता की नहीं। इसीलिए जब उसने उस भारतीय आदमी और सस्ते बिस्कुट खाती बच्ची को देखा, तो उसे अपमानित महसूस हुआ। एक सीट के लिए $10 और उसे तेल की गंध और प्लास्टिक की थैली की खड़खड़ाहट के साथ साझा करना पड़ रहा था। यह उसकी सहनशक्ति से परे था। विमान 30 फीट की ऊंचाई पर स्थिर हो गया। एयर होस्टेस ने फ्रांस से आयातित सफेद वाइन परोसी। प्रिया ने सबसे कोटी पर आती था और एयर होस्टेस ने प्रिया ने सबसे दोपार करते हो महंगी वाली मांगी। वह उस असहजता की भावना को भूलना चाहती थी, जो यात्रा के हर पल में घुस रही थी। इस बीच अर्जुन ने केवल 2 गिलास पानी मांगा, एक अपने लिए और एक अपनी बेटी के लिए। उसने अपनी बेटी को सिखाया कि गिलास का ढक्कन बिना गिराए कैसे खोलना है। यह एक छोटी सी आदत थी, जो उसने भारतीय वायुसेना में बिताए सालों से सीखी थी, जहां हर हरकत सटीक और शांत होनी चाहिए थी। अनन्या ढक्कन सफलतापूर्वक खोलने पर धीरे से मुस्कुराई। उसकी मासूम आंखों ने उसके दिल को शांत कर दिया। वह जानता था कि उसकी बेटी थक गई थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह मजबूत दिखने की कोशिश कर रही थी, ताकि उसके पापा को चिंता न हो। प्रिया ने ऊपर देखा। उसकी नज़र उस आदमी के हाथों पर रुक गई, जो अपनी बेटी के लिए पानी का गिलास पकड़े हुए था। वहां कुछ भी खास नहीं था, सिवाय इस एहसास के
कि वह आदमी ठीक ठीक जानता था कि वह क्या कर रहा है। बिना किसी घबराहट या शोर के वह जल्दी से अपनी स्क्रीन पर वापस लौट आई, उस विवरण को भूलने की कोशिश कर रही थी। उसके लिए वह आदमी सिर्फ एक तकनीशियन था जो विमानों को साफ करता था, बोल्ट और ग्रीस की जांच करता था। जिस तरह के लोगों से वह रोज मिलती थी, लेकिन कभी सीधे नहीं देखती थी। फिर भी उसके दिल के किसी कोने में एक छोटा सा संदेह था, शायद इसलिए क्योंकि उसकी आंखें एक ऐसे माहौल में अजीब तरह से शांत थीं जो अदृश्य तनाव से भरा होता था। लाउडस्पीकर पर आगे खराब मौसम की घोषणा हुई। कुछ लोगों ने सिर उठाया, बाकी सो रहे थे या फिल्में देख रहे थे। प्रिया ने भौहें सिकोड़ी। उसे अनिश्चितता से नफरत थी। कोई भी चीज जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, फिल्में एक एक उसे असहज करती थी। उसे नहीं पता था कि बगल की सीट पर बैठे उस आदमी ने कप्तान की आवाज में कुछ असामान्य सुन लिया था। वह सिर्फ एक स्वर से तनाव को पहचान सकता था, क्योंकि उसने हवा में इससे कहीं ज्यादा भयंकर तूफानों का सामना किया था, जब हर फैसला जीवन और मृत्यु से जुड़ा होता था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, यह अब उसका काम नहीं था। अनन्या ने सिर झुकाकर धीरे से पूछा कि विमान क्यों हिल रहा है। अर्जुन मुस्कुराया और कहा कि यह सिर्फ हवा है। उस पल में प्रिया ने उसकी गहरी स्थिर आवाज सुनी, जिसमें उत्तर भारत का हल्का सा लहजा था, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई घबराहट नहीं थी। वह उसकी शांति पर हैरान थी, लेकिन फिर उसने तुरंत मुंह फेर लिया। वह उस व्यक्ति के बारे में उत्सुक नहीं होना चाहती थी जिसे वह अपने वर्ग का नहीं मानती थी। उसने और उत्तर भारत का हल्का और भारत का आप्राक्त का कर नहीं होना चाहती। शराब डाली, अनुबंध फिर से खोला और अपने आसपास की हर चीज को भूलने की कोशिश की। उसे नहीं पता था कि यह उड़ान न केवल उसके काम के कार्यक्रम को बदलेगी, बल्कि दुनिया को देखने के उसके तरीके को भी बदल देगी। केबिन के पीछे यात्रियों का एक समूह मध्य अमेरिका से गुजर रहे तूफान की खबरों के बारे में फुसफुसा रहा था। प्रिया ने कुछ शब्द सुने, लेकिन परवाह नहीं की। अर्जुन ने ज्यादा स्पष्ट रूप से सुना। वह इस तरह के मौसम को जानता था। उसकी पुरानी सहज वृत्ति जाग उठी। साथ ही कॉकपिट में बैठकर रडार को लाल होते देखने का परिचित एहसास भी। उसने धीरे धीरे सांस ली, खुद को याद दिलाया कि अब वह सिर्फ एक यात्री है। लेकिन पेशे की यादें आसानी से नहीं मिटती। यह शरीर की हर प्रतिक्रिया में एक भूमिगत धारा की तरह बहती थी, जिसे सेवानिवृत्ति के फैसले या सेवा मुक्ति के कागज से बुझाया नहीं जा सकता था। प्रिया ने लैपटॉप बंद कर दिया जब एयर होस्टेस ने अशांत क्षेत्र के लिए तैयार रहने को कहा। उसने अपनी सीट पर सिर टिकाया, शांत दिखने की कोशिश की। लेकिन जब केबिन की बत्तियां धीरे से झपकीं और इंजन की आवाज बदली तो उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने उस भारतीय आदमी की ओर देखा कि वह अभी भी चुप था। उसकी आंखें खिड़की की ओर थीं, जैसे कि वह कुछ गणना कर रहा हो। बच्ची अपने पिता के कंधे पर झुकी हुई थी। उसके हाथ में अभी भी पानी का गिलास था। एक अजीब तरह से शांतिपूर्ण दृश्य, जबकि पूरा केबिन सांस रोके हुए था। उसने मुंह फेर लिया, समझ नहीं पा रही थी कि यह दृश्य उसे क्यों परेशान कर रहा है। विमान और जोर से हिलने लगा। प्रिया ने अपने होंठ काट लिए। उसका दिमाग सबसे खराब संभावनाओं की एक श्रृंखला बनाने लगा। उसे मरने से डर नहीं लगता था, लेकिन नियंत्रण खोने से डर लगता था। उस पल में कहीं से धातु की एक आवाज आई जिससे कई लोग चौंक गए। एयर होस्टेस ने पेशेवर आवाज में उन्हें शांत किया। अर्जुन अभी भी चुप था, लेकिन उसके दिमाग में आवाज का विश्लेषण शुरू हो गया था। यह सामान्य आवाज नहीं थी। वह यह जानता था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपनी बेटी को देखा और पाया कि उसकी आंखों में अभी भी पूरा विश्वास था। उस विश्वास ने उसे शांत रखा, ठीक उसी तरह जैसे जब वह मध्य पूर्व के आसमान में एक लड़ाकू विमान उड़ाता था।
जहां हर झटका आखिरी अलविदा हो सकता था। रात की उड़ान मध्य अमेरिका के ऊपर अपनी यात्रा जारी रखे हुए थी। प्रिया ने सोने की कोशिश में अपनी आंखें बंद कर लीं। अर्जुन ने घड़ी देखकर बची हुई दूरी का अनुमान लगाया। पूर्व में बिजली का तूफान बनना शुरू हो गया था। उसने किसी को नहीं बताया। कभी कभी चुप्पी ही सब कुछ बरकरार रखने का एकमात्र तरीका होती है, इससे पहले कि असली तूफान आ जाए। केबिन में इंजन की आवाज़ यात्रियों की धीमी सांसों के साथ मिलकर एक ऐसी ध्वनि बना रही थी जो शांतिपूर्ण भी थी और नाजुक भी, जैसे कि भाग्य के पुकारने से पहले की एक खामोशी। प्रिया ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे किसी ऐसे व्यक्ति के बगल में बैठना पड़ेगा जिसकी दुनिया और उसकी दुनिया में इतना बड़ा अंतर हो। वह एक निवेश परंपरा वाले परिवार में पैदा हुई थी। हार्वर्ड में पढ़ी थी, हडसन नदी के नज़ारे वाले अपार्टमेंट में रहती थी और मैनहट्टन के बीच एक ऊंची इमारत में काम करती थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ एक स्पष्ट क्रम में व्यवस्थित था। समय योजना, पैसा, प्रतिष्ठा, हर फैसला बिना किसी जोखिम के लिया जाता था। लेकिन बगल में बैठा आदमी स्पष्ट रूप से उस दुनिया का नहीं था। उसमें किसी डेस्क जॉब करने वाले व्यक्ति का अंदाज नहीं था। उसने महंगी घड़ी नहीं पहनी थी। वह हर कुछ मिनट में अपना फोन नहीं देखता था और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है। जबकि वह यूरोप में अपने साझेदारों को ईमेल भेज रही थी, वह अपनी बेटी से धीरे धीरे कल अस्पताल जाने के बारे में, उस डॉक्टर के बारे में बात कर रहा था जिसने सर्जरी पर विचार करने का वादा किया था। उसकी आवाज़ गहरी और स्थिर थी, जो उसके बाहरी रूप से बिल्कुल अलग थी, जिसे वह साधारण मानती थी। अनन्या सीट पर झुकी हुई एक छोटे से टेडी बियर को गले लगाए हुए थी। उसकी आंखें आधी खुली आधी बंद थीं। वह अमेरिका में पैदा हुई थी, लेकिन इतनी हिंदी समझती थी कि जान सके जब पापा उसकी माँ का जिक्र करते थे। वह अक्सर धीरे धीरे बोलता था, जैसे कुछ छिपा रहा हो। उसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा था, बस इतना जानती थी कि उसकी माँ को सूरजमुखी के फूल पसंद थे और जब भी सड़क पर वह फूल दिखता, पापा बहुत देर तक रुक जाते थे। एक 8 साल की बच्ची के लिए बॉस्टन कोई खेलने की जगह नहीं थी, बल्कि वह जगह थी जहां दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर था। जैसा कि पापा हमेशा कहते थे, वह ऐसा मानती थी क्योंकि घर में विश्वास ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसमें पैसे नहीं लगते थे। अर्जुन एक लड़ाकू पायलट था। वह 21 साल की उम्र में वायुसेना में शामिल हो गया था जब वह अपने एक रिश्तेदार के साथ भारत छोड़कर अमेरिका आ गया था। अमेरिकी सपने की कीमत एक अतीत था जिसे पीछे छोड़ना पड़ा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में गरीबी भरा बचपन, बाढ़ के कारण रुकी हुई पढ़ाई, वो रातें जब उसके पिता साइकिल चलाकर दूर काम पर जाते थे ताकि बेटे को अंग्रेजी सिखाने के लिए पैसे जुटा सकें। जब वह सेना में भर्ती हुआ तो उसके मन में अमेरिका के प्रति कृतज्ञता थी, लेकिन उसने एक भारतीय का सादा जीवन जीना नहीं छोड़ा। उड़ान दल में वह जल्द ही अपनी शांत रहने और स्थितियों को सटीकता से संभालने की क्षमता के कारण सबसे सम्मानित पायलटों में से एक बन गया। लेकिन यह गौरव मध्य पूर्व में एक दोपहर को समाप्त हो गया, जब एक बचाव अभियान के दौरान उसके विमान में खराबी आ गई। उसने अपने करीब को फर्मा की पार की, घायल सहकर्मी को बचाने के लिए विमान को नियंत्रित करने की कोशिश की और अंत में दोनों को पैराशूट से कूदना पड़ा। वह बच गया, लेकिन उसके शरीर का निचला हिस्सा निशानों से भर गया और एक मेडिकल रिकॉर्ड ने उसे हमेशा के लिए आसमान से दूर कर दिया। सेना छोड़ने के बाद के सालों में उसने नौकरी खोजने की कोशिश की। कोई भी किसी घायल पायलट को काम पर नहीं रखना चाहता था जिसके पास कोई बिजनेस या तकनीकी डिग्री ना हो। अंत में उसने एयरपोर्ट के रखरखाव विभाग में नौकरी कर ली। विमानों के पंख साफ करना, पेंच जांचना, इंजन का तेल बदलना। काम भारी था, लेकिन कम से कम वह उस चीज के पास था जिसे वह जीवन भर प्यार करता था। उसकी मुलाकात अपनी पत्नी मीरा से हुई,
जो एक शाम की अंग्रेजी कक्षा में एक हाई स्कूल की शिक्षिका थी। उन्होंने 2 साल बाद शादी कर ली और फिर अनन्या का जन्म हुआ। मीरा की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई जब वह पीठ की चोट का इलाज करा रहे अपने पति से मिलने अस्पताल जा रही थी। उसने उस दिन के बारे में कभी किसी को नहीं बताया, बस अपने बटुए में एक पुरानी फीकी पड़ चुकी तस्वीर रखी। तब से उसने काम करते हुए अपनी बेटी को पाला, कभी शिकायत नहीं की। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अपना वादा निभाना था, अपनी बेटी को बॉस्टन ले जाना ताकि उसके दिल का इलाज हो सके जो मीरा जीवित रहते नहीं कर पाई थी। प्रिया को इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसके लिए वह सिर्फ एक तकनीशियन था। उसने करती को वो सीखता, वह सिर्फ एक तकनीशियन था। उसकी आस्तीन पर लगे तेल के दाग को साधारणता का प्रतीक माना। उसने बॉस्टन में अपनी आने वाली भाषण के बारे में सोचा, जहां वह एक बड़ी एयरलाइन के लिए नए जेट इंजन की आपूर्ति के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली थी। वह निदेशक मंडल में नियुक्त होने की राह पर थी। एक ऐसा कदम जिसकी योजना वह 3 साल से बना रही थी। हर बीतता मिनट पैसा था, और उसके जैसे किसी व्यक्ति के बगल में बैठना उसे अपनी परिचित दुनिया से नीचे खींचा हुआ महसूस करा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एयरलाइन ने ऐसा क्यों होने दिया। उसे अपने स्तर के लोगों के बगल में क्यों नहीं बिठाया गया। उसे अपमानित महसूस हुआ, भले ही किसी ने उसका अपमान नहीं किया था। जब विमान थोड़ा हिला, प्रिया ने बगल में देखा और पाया कि वह अभी भी चुप था। उसकी आंखों में कोई बदलाव नहीं था। वह इस बात से छिड़ गई कि वह डरा हुआ नहीं दिख रहा था। उसके दिमाग में वह शांति एक तरह का रवैया दिखाने जैसा था, जैसे कि वह यह मान रहा हो कि वह उससे ज्यादा जानता है। उसे नहीं पता था कि वह वास्तव में ज्यादा जानता था। पायलट के रूप में बिताए सालों ने उसे विमान के हर छोटे कंपन को महसूस करना, उन ध्वनियों को पढ़ना सिखाया था जिन्हें दूसरे लोग नहीं पहचान पाते थे। हवा की हर सीटी, इंजन की लय में हर बदलाव उसे बताता था कि क्या हो रहा है। उसने कप्तान की आवाज में थकान भी सुनी जब उसने खराब मौसम की घोषणा की, एक ऐसी चीज जिस पर ज्यादातर अन्य यात्रियों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन वह चुप रहा। उसने खुद से वादा किया था कि वह कभी आसमान में वापस नहीं लौटेगा, कभी अतीत को खुद को एक बार फिर से खींचने नहीं देगा। अनन्या ने पापा से पूछा कि कुछ लोग इतना ज्यादा क्यों उड़ते हैं। उसने कहा कि कुछ लोग काम के लिए उड़ते हैं, कुछ दुनिया देखने के लिए, और पापा कर्तव्य के लिए उड़ते थे। लेकिन अब वह उसके लिए उड़ रहे हैं। बच्ची ने सिर हिलाया जैसे समझ गई हो। प्रिया ने वह बातचीत सुनी। पता नहीं क्यों इससे उसने कीबोर्ड पर टाइप करना बंद कर दिया। वह व्यक्तिगत अर्थ वाली कहानियों की आदी नहीं थी। उसकी दुनिया में हर किसी को अपनी पसंद के लिए खुद जिम्मेदार होना पड़ता था। कोई किसी का कर्जदार नहीं था, लेकिन उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी। यह एक साधारण सच्चाई थी जिसमें दया के लिए कोई जगह नहीं थी। शायद यही बात उसे और ज्यादा असहज कर रही थी। विमान में भोजन के दौरान प्रिया ने रेड वाइन सॉस के साथ स्टेक चुना। उसने अपनी बेटी के लिए बच्चों का खाना चुना और फिर अपना हिस्सा भी उसे दे दिया, क्योंकि बच्ची को डिब्बाबंद खाना पसंद नहीं था। प्रिया ने यह देखा लेकिन ध्यान न देने का नाटक किया। उसे अपने पिता की याद आई, जो अमेरिकन एयरलाइंस के लिए काम करने वाले एक पूर्व वाणिज्यिक पायलट थे, जिनके साथ उसके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। वह दिल की बीमारी के कारण जल्दी सेवानिवृत्त हो गए थे, और वह हमेशा मानती थी कि वह कमजोर थे। बचपन से ही वह मानती थी कि ताकत का मतलब किसी की जरूरत न होना है। लेकिन जब उसने उस भारतीय मूल के आदमी को धैर्य भरी आंखों से अपनी बेटी की देखभाल करते देखा तो उसे अपने पिता के साथ बिताए कुछ दुर्लभ भोजन की यादें याद आ गईं, जिन्हें वह सालों से भूलने की कोशिश कर रही थी। विमान पूर्व की ओर बढ़ता रहा। बाहर रात और हवा थी। केबिन में केवल इंजन की नियमित आवाज थी। प्रिया ने एक विमानन पत्रिका खोली।
संयोग से पूर्व सैनिकों के बारे में एक लेख पर नजर पड़ी जिन्हें सेना छोड़ने के बाद भुला दिया गया था। उसने जल्दी से पन्ना पलट दिया, लेकिन उसके दिमाग में बगल में बैठे आदमी की छव्य कौंध गई फटी हुई शर्ट, धूप से झुलसी कलाई, शांत आंखें। उसने पत्रिका बंद कर दी। वह खुद को उन मामलों में घसीटना नहीं चाहती थी जो उसके नहीं थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी बेटी की नियमित सांसें सुनी। अगली सुबह पहुंचने के बारे में सोचा। उसे उम्मीद थी कि बॉस्टन के डॉक्टर कहेंगे कि अभी भी एक मौका है। यही एकमात्र चीज थी जिसकी वह कामना करता था। उसे नहीं पता था कि बिना एक शब्द कहे भी उसकी उपस्थिति बगल में बैठी महिला के मन में पूर्वाग्रह की दीवार को हिलाना शुरू कर चुकी थी, जो पैसे और प्रसिद्धि की ऊंचाई से दुनिया को देखने की आदी थी और कभी नहीं जानती थी कि कुछ लोग अभी भी उड़ते हैं, भले ही उन्होंने बहुत पहले अपने पंख खो दिए हों। जब स्क्रीन पर घड़ी ने स्थानीय समय के अनुसार आधी रात दिखाई, तो उड़ान खराब मौसम वाले क्षेत्र में प्रवेश करने लगी। कॉकपिट से घोषणा हुई कप्तान की आवाज अभी भी पेशेवर रूप से शांत थी, लेकिन स्वर में कुछ ऐसा खुरदरापन था जिसे आसमान से परिचित कोई भी व्यक्ति पहचान सकता था। हवा उम्मीद से ज्यादा तेज थी। एक तूफान तेजी से मध्य पश्चिम क्षेत्र से गुजर रहा था। यात्री चिंतित होने लगे। कुछ ने अपनी सीट बेल्ट कस ली। दूसरों ने सांस रोककर खिड़की से बाहर देखा। केबिन में हवा भारी हो गई, जैसे कि हर कोई कुछ ऐसा सुनने का इंतजार कर रहा हो जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। प्रिया ने शांत रहने की कोशिश की। उसे अनिश्चितता से नफरत थी, खासकर जब यह उसके नियंत्रण से बाहर हो। जीवन भर उसे हर चीज की योजना के अनुसार चलने की आदत थी। उसके पास हर समस्या का समाधान था, सिवाय इसके। उसने अपनी घड़ी देखी। बॉस्टन में कल सुबह की बैठक के बारे में सोचा, जहां दर्जनों लोग करोड़ों डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का इंतजार कर रहे थे। सब कुछ सही होना था, किसी भी घटना के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन अब हल्के से हिलते विमान के केबिन में उसे एहसास हुआ कि वह अपनी सांसों के अलावा कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकती। एक अतार्किक गुस्सा उमड़ पड़ा, तूफान पर, एयरलाइन पर और बगल में बैठे उस आदमी पर भी जो ऐसे शांत था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह चुप था। उसकी आंखें सामने डिस्प्ले बोर्ड पर थीं। इंजन की आवाज में बदलाव को महसूस कर रहा था। यह विमान के शरीर से टकराती तेज हवा की आवाज थी, जिसमें एक लयबद्ध कंपन भी था। वह जानता था कि यह तुरंत खतरनाक नहीं था, लेकिन यह सामान्य भी नहीं था। उसके दिमाग में ऊंचाई हवा की गति दिशा के आंकड़े आने लगे। यह एक पायलट की सहज प्रतिक्रिया थी, एक ऐसी चीज जो कभी गायब नहीं होती, भले ही उसने कई साल पहले आसमान छोड़ दिया हो। उसने अपनी बेटी को देखा पाया कि वह डर के मारे अपने होंठ काट रही थी, लेकिन रोने की कोशिश नहीं कर रही थी। उसने उसे शांत करने के लिए धीरे से सिर हिलाया और फिर कप्तान की आवाज को फिर से सुना। दूसरी घोषणा छोटी, तेज और ज्यादा जरूरी थी। अशांत क्षेत्र लगभग 10 मिनट तक रहेगा। सभी को अपनी सीटों पर बने रहना होगा। चालक दल ने सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी। अशांत शब्द सुनने में हल्का लगता था, लेकिन वह जानता था कि जब नियंत्रक को कुछ ही मिनटों में 2 बार बोलना पड़े, तो इसका मतलब था कि वे कुछ अप्रत्याशित का सामना कर रहे थे। उसने गहरी सांस ली, अपने दिमाग को सतर्क रखने की कोशिश की। यहां उसका कोई कर्तव्य नहीं था, लेकिन पेशेवर सहज ज्ञान ने उसके दिल की धड़कन को सामान्य से तेज कर दिया। प्रिया ने महसूस किया कि उसकी हथेलियां गीली हो गई हैं। उसे अपने डरने से नफरत थी। बचपन से ही उसने सीखा था कि किसी को भी खुद को कमजोर न दिखाया जाए। जब उसकी मां की मृत्यु हुई तो वह केवल 14 साल की थी। उसके पिता, जो एक पायलट थे, ने भी एक शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप बरामदे में खड़े होकर आसमान को देखते रहे। वह छवि उसके दिमाग में सहनशीलता के प्रतीक के रूप में अंकित हो गई थी।
उसने कसम खाई थी कि वह कभी भी उसके जैसी नहीं बनेगी, कभी भी भावनाओं को तर्क पर हावी नहीं होने देगी। लेकिन अब लगातार झटकों के बीच उसने खुद को किसी पर विश्वास करने की इच्छा करते हुए पाया। अनजाने में उसने बगल में बैठे आदमी की ओर देखा, पाया कि वह अभी भी चुप था। उसकी आंखें सीधे आगे की ओर थीं, जैसे कि वह किसी संकेत का इंतजार कर रहा हो। उसे समझ नहीं आया कि उसकी शांति उसे परेशान भी कर रही थी और सुरक्षित भी महसूस करा रही थी। केबिन में हवा की सीटी और धातु के कंपन की आवाज मिलकर एक तीखी ध्वनि बना रही थी। कुछ यात्री चिल्लाने लगे। एक एयर होस्टेस कांपती आवाज में शांत करने की कोशिश कर रही थी। रोशनी टिमटिमा रही थी। अनन्या ने अपने पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया, धीरे से पूछा कि क्या सब ठीक है। उसने कहा कि सब ठीक है, यह सिर्फ हवा है। लेकिन उसके दिमाग में वह जानता था कि समस्या सिर्फ इतनी नहीं थी। विमान के शरीर के साथ अस्थिरता की भावना ने उसे बताया कि ऊपरी हवा की दिशा अचानक बदल रही थी। यह वाणिज्यिक उड़ानों के लिए सबसे खतरनाक चीज थी। उसने एक सहकर्मी को सिर्फ इस ऊंचाई पर अचानक विपरीत हवा के झोंके के कारण अपनी जान गंवाते देखा था। प्रिया ने स्थिति का अनुमान लगाने के लिए चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन यात्रियों के घबराए हुए चेहरों के अलावा कुछ नहीं था। उसके हाथ में गिलास से शराब की एक बूंद उसकी शर्ट पर गिर गई। एक लाल धब्बा बन गया। उसने नीचे देखा और बेवजह एक झुंझलाहट महसूस की। एक सीट के लिए $10 और अब यह इकोनॉमी क्लास के लोगों से अलग नहीं था। उसने खुद को ऐसा सोचने के लिए कोसा, लेकिन यह विचार उसके दिमाग में स्पष्ट था जब वह अपनी कैरेडी और बीटी था कि एक घबराहट को छिपाने के लिए कुछ कहने वाली थी तो लाउडस्पीकर तीसरी बार बजा। इस बार कोई शांति नहीं थी। नियंत्रण स्टेशन के साथ संचार प्रणाली खो गई थी। रडार सिग्नल अस्थिर था। सभी को बदतर स्थिति के लिए तैयार रहने की जरूरत थी। पूरे केबिन में एक सामूहिक आह गूंज उठी। उसने हर शब्द सुना और जो चीज उसे चौंका गई वह संचार का टूटना नहीं था, बल्कि कप्तान का बदतर कहने का तरीका था। वायुसेना में लोग उस वाक्यांश का उपयोग कभी नहीं करते जब तक कि वे वास्तव में डरे हुए न हों। उसने ऊपर देखा और सुनने की कोशिश की, लेकिन लाउडस्पीकर चुप हो गया। उसने अगले कुछ सेकंड में हिचकिचाहट को महसूस किया और समझा कि पायलट एक आपातकालीन समाधान खोज रहा था। एक परिचित एहसास वापस आ गया, जैसे कई साल पहले जब उसे एक F-15 को नियंत्रित करना पड़ा था, जो एक गर्म क्षेत्र में नियंत्रण खो रहा था। शांति और घबराहट के बीच की रेखा एक धागे जितनी पतली होती है और केवल वही व्यक्ति जो इसे पार कर चुका हो संतुलन बनाए रखना जानता है। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने किसी को पीछे से फुसफुसाते हुए सुना कि विद्युत प्रणाली प्रभावित हुई है। वह पूरी तरह से समझ नहीं पाई, लेकिन जानती थी कि यह बहुत बुरा था। उसने बगल में बैठे आदमी से पूछने का सोचा और फिर रुक गई। वह कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। उसने सोचा कि वह इसे सहन कर सकती है, बस खिड़की से बाहर न देखे। लेकिन जब बाहर की रोशनी चमकी, एक नीली बिजली की लकीर आसमान में खिंच गई, तो वह अपनी रीढ़ की हड्डी में दौड़ती ठंडक की भावना को रोक नहीं सकी। उसने आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ लिया, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में सैकड़ों बैठकें, रिपोर्टें, यूरोप की उड़ानें, कार्यालय की पार्टियां, सब कुछ इस पल में व्यर्थ लग रहा था। वह जानता था कि सबसे खतरनाक क्षण आ रहा था, तूफान के कारण नहीं, बल्कि उस डर के कारण जो किसी भी हवा से ज्यादा तेजी से फैल रहा था। उसने अपनी बेटी को देखा, अपनी पत्नी से किए गए वादे के बारे में सोचा कि वह हमेशा अपनी बेटी को दिखाएगा कि दुनिया जीने लायक जगह है। वह अपनी आंखों में डर नहीं दिखा सकता था। उसने अपनी आवाज को गहरा रखने की कोशिश की। जब उसने बात की,
अपनी बेटी से गहरी सांस लेने और चालक दल के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा। बच्ची ने सिर हिलाया, अपने छोटे से भालू को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुली हुई थीं। प्रिया ने वह दृश्य देखा, उसके दिल में कुछ हलचल हुई। उसे अपने बचपन की उड़ानें याद आईं, जब उसके पिता उसके साथ बैठते थे, उनका हाथ धीरे से कॉमिक बुक पर रखा होता था। कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उसे आश्वस्त करने के लिए काफी था। वह उस एहसास को बहुत पहले भूल चुकी थी। लाउडस्पीकर फिर से बजा, लेकिन इस बार कप्तान की आवाज नहीं थी। एक और आवाज गूंजी, स्पष्ट रूप से घबराई हुई। सह पायलट बेहोश हो गया था। उन्हें उड़ान का अनुभव रखने वाले किसी भी व्यक्ति से मदद की जरूरत थी। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। प्रिया ने आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। हर कोई हैरान था। कुछ लोग प्रार्थना करने के लिए सिर झुकाए हुए थे, कुछ रो रहे थे। उसने बगल में बैठे आदमी की ओर देखा और जीवन में पहली बार उसने उसकी आंखों में न केवल शांति देखी, बल्कि कुछ गहरा जिम्मेदारी भी देखी। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी सीट बेल्ट खोली। प्रिया स्तब्ध रह गई, कुछ नहीं कह सकी। वह खड़ा हो गया और सिर्फ एक नजर से वह समझ गई कि वह जानता है कि उसे क्या करना है। केबिन में सभी की आंखें उसका पीछा करने लगीं। जो होने वाला था वह जीवन और मृत्यु, पूर्वाग्रह और विश्वास के बीच की रेखा थी। केबिन एक संक्षिप्त अराजकता में डूब गया जब लाउडस्पीकर चुप हुआ। हर कोई चारों ओर देख रहा था, कोई भी उठने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ लोग मदद के लिए चिल्लाए, दूसरों ने एयर होस्टेस को बुलाने के लिए घंटी बजाई। समय जैसे खिंच गया हो। उस पल में दाएं ओर की पंक्ति के बीच की सीट पर बैठा भारतीय मूल का आदमी धीरे से गलियारे में निकला। उसकी आवाज घुटन भरे माहौल में स्पष्ट रूप से गूंजी, गहरी और स्थिर। वह भारतीय वायुसेना में एक पूर्व लड़ाकू पायलट था, जिसे लड़ाकू विमान उड़ाने का अनुभव था। वह आवाज घबराहट के संगीत पर एक तनी हुई नस की तरह थी, जिसने भीड़ को अस्थायी रूप से चुप करा दिया। एक एयर होस्टेस स्तब्ध रह गई और फिर तुरंत उसके लिए आगे का रास्ता खोल दिया। लोग उसे देखते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस एक आम भावना थी, उम्मीद अभी अभी लौटी थी। प्रिया उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा सकी। उसे समझ नहीं आया कि उसका दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा था। वह डरी हुई भी थी और एक अतार्किक विश्वास की लहर भी उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। उसके दिमाग में अपने पिता की छवि कौन थी? वह आदमी जो कभी बताता था कि कभी-कभी पायलटों को 3 सेकंड में निर्णय लेना पड़ता है और वे 3 सेकंड सैकड़ों लोगों की जान तय कर सकते हैं। उसे अचानक एहसास हुआ कि जिस आदमी को वह कभी तुच्छ समझती थी, वह ठीक उसी पल में कदम रख रहा था और उसे नहीं पता था कि वह क्या देख रही है, एक चमत्कार या एक आने वाली त्रासदी। कॉकपिट में चेतावनी की आवाजें लगातार बज रही थीं। कप्तान शांत रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। जब उसने उस आदमी को अंदर आते देखा तो उसकी आवाज थोड़ी कांप गई। जब उसने सुना कि उसने मिराज 2000 उड़ाया है तो कप्तान ने और कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और सह पायलट की सीट छोड़ दी। नए आए व्यक्ति ने नियंत्रण कक्ष का तेजी से निरीक्षण किया। उसकी नजरें हर संकेतक पर दौड़ गईं। हाइड्रोलिक प्रणाली में खराबी की सूचना थी, दाहिना इंजन कमजोर हो रहा था, रडार सिग्नल रुक रुक कर आ रहा था। आगे का आसमान घने बादलों से ढका था और नीचे जमीन कई हजार फीट दूर थी। उसके दिमाग में तुरंत एक खुद उड़ान का नक्शा बन गया। उसने निकटतम स्थान की पहचान की जहां आपातकालीन लैंडिंग की जा सकती थी। उसने कप्तान से ऊंचाई बनाए रखने के लिए कहा, साथ ही निकटतम नियंत्रण स्टेशन से फिर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो सिग्नल में केवल भारी खरखराहट, कोई प्रतिक्रिया नहीं।
उसने जल्दी से अपनी याददाश्त के आधार पर निर्देशांक दर्ज किए, एक पास के वायुसेना अड्डे की स्थिति निर्धारित की, जहां उसने कई साल पहले सेवा की थी। यही एकमात्र जगह थी जिस पर उसे विश्वास था कि यदि मैन्युअल रूप से नियंत्रित किया जाए तो सुरक्षित रूप से उतर सकता है। कप्तान ने उसे देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य और विश्वास का मिश्रण था। उस आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज इतनी शांत थी कि पूरे कॉकपिट में शांति छा गई। उसने कहा कि अगर कप्तान सहमत हो तो वह नियंत्रण की जिम्मेदारी लेगा। और जब दूसरे ने सिर हिलाया तो उसने नियंत्रण कक्ष पर अपना हाथ रखा। वे हाथ जिनसे उसने सोचा था कि वह कभी फिर से जॉयस्टिक खास्टी को नहीं छुएगा। प्रिया बाहर से छोटे से शीशे से देख रही थी। उसे चमकती हुई बत्तियां और नियंत्रण कक्ष पर झुके हुए आदमी की छाया दिखाई दे रही थी। एक एयर होस्टेस उसके पास आई और धीरे से कहा कि वह मुख्य पायलट की मदद कर रहा है। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने दिल को सिकुड़ता हुआ महसूस किया। उसे अपने द्वारा कहे गए हर कड़वे शब्द याद आए, उसकी धैर्यवान आंखें याद आईं और अपनी बेटी के मासूमियत से यह कहने पर उसकी हल्की मुस्कान भी याद आई कि पापा विमान चलाना जानते हैं। उस समय उसने सोचा था कि ये बच्चों की मूर्खतापूर्ण शेखी है। अब वह जानती थी कि यह सच था और वह जो हमेशा सब कुछ समझने पर गर्व करती थी, सबसे सरल चीज नहीं देख पाई थी। कॉकपिट में वह सहज ज्ञान की गति से काम कर रहा था। बाहर की तेज हवा विमान को लगातार हिला रही थी, लेकिन उसकी हर हरकत निर्णायक थी। उसने दृष्टिकोण का कोण, ईंधन की मात्रा की जांच की, हवा की दिशा निर्धारित की और फिर आपातकालीन लैंडिंग प्रणाली चालू की। हेडफोन में हवाई यातायात नियंत्रक की आवाज कमजोर रूप से सुनाई दी। उन्हें सिग्नल मिल गया था और वे आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति देने की तैयारी कर रहे थे। उसने संक्षिप्त रूप से जवाब दिया। उसकी आवाज एकाग्रता से भरी थी। रनवे को साफ करने का अनुरोध किया। बाहर गरज की आवाजें गूंज रही थीं। नीचे केबिन में सैकड़ों लोग सांस रोके हुए थे, नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है। कप्तान ने धीरे से कहा कि स्वचालित नियंत्रण प्रणाली पूरी तरह से विफल हो गई है। उसने बस सिर हिलाया। उसके दिमाग में सभी प्रक्रियाएं पहले की तरह वापस आ गईं। गति को नियंत्रित करना, संतुलन बनाए रखना, पंखों को स्थिर करना, ऊंचाई बनाए रखना। उसने अपनी गर्दन के पीछे पसीना बहता हुआ महसूस किया, लेकिन उसका दिमाग उतना ही ठंडा था जितना सेना में रहते हुए था। उसे आपातकालीन प्रशिक्षण सत्र याद आए, वे समय जब उसे बिना रडार के रात में उड़ना पड़ता था। वे क्षण जब वह मौत के करीब था। सब कुछ दोहराया जा रहा था, लेकिन इस बार यह सहकर्मी नहीं थे बल्कि आम नागरिक थे। बच्चे थे, वे लोग थे जो आसमान के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उसने पीछे केबिन में अपनी बेटी के बारे में सोचा। जब वह खड़ा हुआ तो उसकी आंखों में जो नजर थी उसके बारे में सोचा। वह जानता था कि उसे गलती करने की इजाजत नहीं है। प्रिया ने घड़ी देखी, हर मिनट घंटों जैसा लग रहा था। उसने इंजन की आवाज में बदलाव सुना, जानती थी कि विमान ऊंचाई कम कर रहा है। कुछ यात्रियों ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। दूसरों ने अपने प्रियजनों का नाम पुकारा। उसने प्रार्थना नहीं की, लेकिन उसके दिमाग में एक स्पष्ट विचार गूंज रहा था, वह जीना चाहती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना महत्वपूर्ण होगा। माफी मांगने के लिए जीना, फिर से शुरू करने के लिए जीना। और अब उसकी जान उस आदमी के हाथों में थी जिसे वह कभी निम्न वर्ग का मानती थी। इस सच्चाई ने उसे शर्मिंदा और आभारी दोनों महसूस कराया। कॉकपिट में उसने फिर से ऑफर्ड स्टेशन से संपर्क किया। हेडफोन में आवाज अब ज्यादा स्पष्ट थी। एक मध्यम आयु वर्ग के पुरुष की आवाज गूंजी। जब उसने उसका पुराना कॉलगिन बाज साथ सुना तो वह हैरान रह गया। उस व्यक्ति ने फिर से पूछा, क्या यह सच में तुम हो? उसने संक्षिप्त रूप से पुष्टि की और फिर स्थिति की सूचना दी। हाइड्रोलिक प्रणाली विफल, दाहिना इंजन कमजोर सह।
पायलट बेहोश, आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति का अनुरोध। दूसरी तरफ से आवाज आई, रनवे तैयार है, आपातकालीन स्तर 1, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस कुछ शब्द, लेकिन उसके दिल को कसने के लिए काफी थे। यादों का एक हिस्सा वापस आ गया। वे दिन जब वह नेब्रास्का के गहरे आसमान में एक पायलट के रूप में उड़ता था, जहां हवा तेज और धूप चिलचिलाती थी। लगभग 10 मिनट बाद यात्री केबिन में आपातकालीन बत्तियां जल उठीं। कप्तान की आवाज लाउडस्पीकर पर गूंजी, यह घोषणा करते हुए कि वे आपातकालीन लैंडिंग करने वाले हैं। सभी से चुप रहने और निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया। प्रिया ने गहरी सांस ली, आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ लिया। उसने कंपन को कम होता महसूस किया और फिर एक हल्के झटके ने सभी को आगे की ओर धकेल दिया। एक अजीब आवाज गूंजी, टक्कर की नहीं, बल्कि रनवे को छूते पहियों की आवाज। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद तालियों, रोने और एक दूसरे को पुकारने की आवाजें हर जगह गूंज उठीं। उसने ऊपर देखा, एयर होस्टेस को रोते हुए देखा, यात्रियों को एक दूसरे को गले लगाते हुए देखा और उस भारतीय बच्ची को खुशी से हंसते हुए देखा। कॉकपिट का दरवाजा खुला। वह आदमी बाहर निकला। उसकी आवाज गहरी लेकिन स्पष्ट थी, हम सुरक्षित हैं। पूरा केबिन एक साथ तालियां बजाने लगा। कई लोग धन्यवाद देने के लिए दौड़ पड़े। प्रिया चुपचाप खड़ी रही, उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। उसके दिमाग में सभी छवियां एक दूसरे पर चढ़ रही थीं। तेल से इसने हाथ, पुरानी शर्ट, शांत आंखें और अब 200 से ज्यादा जानें बचाने वाला नायक। वह कुछ कदम आगे बढ़ी। धन्यवाद कहने का इरादा था, लेकिन उसने बस धीरे से सिर हिलाया और अपनी बेटी की ओर मुड़ गया। बच्ची दौड़कर उसे गले लगा लिया। मुंह में कुछ ऐसा कहा जो सांस की तरह धीमा था। उस दृश्य ने उसका गला रुंध दिया। उस पल में उसे एक बात समझ में आई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उपाधियों की जरूरत नहीं होती, दर्शकों की जरूरत नहीं होती, कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस सही काम करने की जरूरत होती है। और कभी-कभी वही लोग इस दुनिया को गिरने से बचाते हैं। जब विमान रनवे पर पूरी तरह से रुक गया और इंजन की आवाज शांत हो गई, समय जैसे रुक गया हो। सैकड़ों लोग अभी-अभी एक जानलेवा संकट से गुजरे थे, लेकिन कोई भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया था कि क्या हुआ था। वे बस इतना जानते थे कि वे जीवित थे और वह भारतीय मूल का आदमी इसका कारण था। केबिन में रोने और हंसने की मिश्रित आवाज़ों, राहत और थकावट के बीच वह आदमी जिसे वह कभी तकनीशियन कहती थी, चुपचाप खड़ा था। चालक दल को संक्षिप्त रूप से बता रहा था कि कोई घायल नहीं हुआ है। इस बयान ने सभी को एक बार फिर से भावुक कर दिया, जैसे भावनाओं की एक लहर पूरे केबिन में फैल गई हो। प्रिया कॉकपिट के दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके हाथ अभी भी हल्के से कांप रहे थे। वह उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा सकी। उसके मन में सारे विचार उलझे हुए थे, प्रशंसा, पछतावा और शर्म। कुछ घंटे पहले उसने उसके हाथ पर लगे तेल के दाग का मजाक उड़ाया था और अब उन्हीं हाथों ने उसकी जान बचाई थी। जब यात्री उतरने लगे तो वह तब तक रुकी रही जब तक वह अपनी बेटी के साथ बाहर नहीं आ गया। तभी उसने उसकी कलाई पर एक छोटा सा टैटू देखा, एक पक्षी के पंखों की आकृति जिसमें 4001 नंबर लिखा था। वह चौंक गई। उसे वह प्रतीक याद आ गया। कई साल पहले उसके पिता ने वायुसेना के एक युवा पायलट के बारे में बताया था, जिसने मध्य पूर्व में एक दुर्घटना में उसे बचाया था। उस यूनिट का उपनाम बाज-7 था। उसने अपने मन में सोचा, यह वह व्यक्ति नहीं हो सकता। जब पिता पुत्री गुजरे तो उसने धीरे से पुकारा। वह मुड़ा, उसकी आंखें शांत थीं, कोई अभिमान नहीं। उसने खुरदरी आवाज में पूछा, क्या आप बाज-7 में थे? उसने उसे देखकर धीरे से सिर हिलाया। वह स्तब्ध रह गई। यादें उमड़ पड़ीं। उस रात उसके पिता प्लास्टर लगे पैर के साथ घर लौटे, यह बताते हुए कि एक पायलट खतरनाक क्षेत्र में रुका था ताकि उसे बाहर निकलने का रास्ता बता सके, जबकि उसका अपना विमान जल रहा था। वह बच गया,
लेकिन दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे सेना छोड़नी पड़ी। वह तब छोटी थी, उसे नाम याद नहीं था, बस अपने पिता की कहानी में कृतज्ञता भरी आंखें याद थीं। अब वह व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। उसने शब्द खोजने की कोशिश की, लेकिन उसका गला रुंध गया। उसने बस धीरे से कहा, हम सब ठीक हैं। इतना ही काफी है। फिर वह अपनी बेटी के साथ चला गया। उस साधारण वाक्य ने उसे किसी भी डांट से ज्यादा शर्मिंदा महसूस कराया। वह बहुत देर तक खड़ी रही, उन्हें तब तक देखती रही जब तक कि वे भीड़ में गायब नहीं हो गए। उसके दिमाग में एक स्पष्ट सच्चाई सामने आई। उसने उस व्यक्ति का तिरस्कार किया था जिसने कभी उसके पिता को बचाया था, जिसने अभी अभी उसे बचाया था। अगले दिन उड़ान की खबर पूरे अमेरिका में फैल गई। प्रमुख टीवी चैनलों ने एक साथ खबर दी कि एक पूर्व भारतीय अमेरिकी पायलट ने 263 यात्रियों को बचाया। अपनी बेटी को गोद में उठाए विमान की सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी तस्वीर साहस और विनम्रता का प्रतीक बन गई। प्रेस उसके घर पहुंचा, लेकिन उसने साक्षात्कार से इनकार कर दिया। जब उससे नायक होने के बारे में पूछा गया तो उसने बस इतना कहा, मैंने बस वही किया जो जरूरी था। यह जवाब हर अखबार में छपा और लाखों बार साझा किया गया। प्रिया बॉस्टन के एक होटल के कमरे में बैठी टीवी स्क्रीन पर उस तस्वीर को बार बार देख रही थी। वह उस शांत चेहरे के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। सारी योजनाएं, अनुबंध बैठकें अर्थहीन लग रही थीं। उसने अपने पिता को याद किया। महीनों तक बात न करने के बाद उसे फोन किया। उसकी आवाज बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन अभी भी गर्मजोशी से भरी थी। जब उसने कहानी सुनाई तो वह बहुत देर तक चुप रहा और फिर बोला, अगर यह वही है तो मेरी तरफ से उसे धन्यवाद कहना। उस व्यक्ति ने मेरी जान बचाई और मैं जीवन भर उसका ऋणी रहूंगा। इस बात ने उसकी आंखों में आंसू ला दिए। कुछ दिनों बाद उसने रिवरसाइड में उसके घर जाने का फैसला किया। यह केंद्र से दूर एक पुराना अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था। वह दरवाजे के सामने खड़ी थी और बच्चों के हंसने की आवाज सुन रही थी। जब दरवाजा खुला तो उसने विमान में मिली छोटी बच्ची को चित्र बनाते हुए देखा। कागज पर एक बड़े विमान की तस्वीर थी, जिस पर लिखा था, पापा दुनिया के सबसे अच्छे पायलट हैं। बच्ची ने मेहमान को देखकर विनम्रता से नमस्ते किया और फिर अंदर अपनी दादी को बुलाने चली गई। जब वह बाहर आया तो उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी, लेकिन कोई ठंडक नहीं। उसने अपना परिचय दिया, BFTF, कहा कि वह धन्यवाद कहना चाहती है और वह उस पर और उसकी बेटी पर एक माफी का कर्जदार है। उसने बस मुस्कुराकर कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि उसकी कंपनी उसे एक बेहतर नौकरी दिलाने में मदद कर सकती है। उसने सिर हिलाकर कहा कि वह बस शांति से अपनी बेटी को पालना चाहता है। उसने हार नहीं मानी। उसने अनुभव के बारे में बात की कि उसके जैसे पायलटों को विमानन उद्योग में वापस आने की जरूरत है, कि दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो किसी और से ज्यादा आसमान को समझते हैं। उसने फिर भी मना कर दिया। उसने कहा कि उसके पास सब कुछ था, उपाधियां, पद, लेकिन एकमात्र चीज जो वह नहीं रख सका वह उसकी पत्नी और उसके पंख थे। अब वह सिर्फ अपनी बेटी को रखना चाहता था। उसे और कुछ कहने को नहीं सूझा। उसने छोटे से कमरे में चारों ओर देखा। मेज पर बड़े करीने से रखे एल्यूमीनियम के विमान मॉडल देखे। एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें 3 लोग थे। शायद वह उसकी पत्नी और बच्ची। जब वह छोटी थी उसे घुटन महसूस हुई। वह समझ गई कि वह पुरानी जिंदगी में क्यों नहीं लौटना चाहता, लेकिन उसके दिल में वह यह भी जानती थी कि उसके जैसा इंसान हमेशा चुपचाप नहीं रह सकता। वह चली गई, लेकिन कुछ हफ्ते बाद एक और घटना हुई। उसकी कंपनी द्वारा प्रायोजित एक नए विमान के परीक्षण उड़ान के दौरान सिएटल में उड़ते समय नियंत्रण प्रणाली में खराबी आ गई। प्रिया उस उड़ान में एक पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद थी।
जब घटना हुई तो परीक्षण पायलट ने नियंत्रण खो दिया। विमान असामान्य रूप से ऊंचाई खोने लगा। उसे उस भाग्यशाली उड़ान के क्षण याद आए, लाउडस्पीकर की घोषणा सुनते समय की बेबसी की भावना याद आई। जमीन पर संयोग से उस दिन वह अपनी बेटी को एयरपोर्ट घुमाने ले गया था, क्योंकि उसे उड़ते हुए विमान देखना पसंद था। जब लाउडस्पीकर ने कंपनी के परीक्षण विमान में खराबी की घोषणा की, तो उसने पहचान संख्या पहचान ली और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे नियंत्रण केंद्र की ओर भागा। उसने कॉकपिट से संपर्क करने की अनुमति मांगी। अपनी पहचान और अनुभव स्पष्ट रूप से बताया। उसकी आवाज रेडियो तरंगों पर गूंजी। यह बाज़-ए-सात है, मैं आपको लैंडिंग में मार्गदर्शन करूंगा। केबिन में प्रिया ने संचार प्रणाली के माध्यम से वह आवाज सुनी। उसका दिल बैठ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सही समय पर सही जगह पर था। एक बार फिर उसके मार्गदर्शन में परीक्षण पायलट ने नियंत्रण वापस पा लिया। रनवे पर सुरक्षित रूप से उतर गया। जब विमान रुका तो वह अपने आंसू नहीं रोक सकी। वह नीचे उतरी, देखा कि वह सुरक्षा कर्मचारियों से बात कर रहा था। उसका चेहरा अभी भी शांत था। वह उसके पास गई, उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, कांपती आवाज में बोली, तुमने यह सब क्यों किया? इन सब के बाद उसने उसे देखा। उसकी आंखें हवा की तरह हल्की थीं। बस इतना कहा, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है, लड़ाकू पायलट यह नहीं चुनते कि किसे बचाना है। इस जवाब ने उसे तोड़ दिया। शक्ति पद और वर्ग भेद के बारे में उसके सभी विश्वास बिखर गए। एक पल के लिए उसने अपने सामने एक तकनीशियन या एक पूर्व पायलट को नहीं देखा, बल्कि एक ऐसे इंसान को देखा जिसके दिल में दुर्लभ साहस और परोपकार था। उस रात जब वह होटल लौटी तो वह बहुत देर तक अकेली बैठी रही। उसके द्वारा कही गई हर बात, उसके हर छोटे हाव भाव को याद करती रही और समझ गई कि कुछ लोग दुनिया को देखने के लिए नहीं उड़ते, बल्कि दुनिया को गिरने से बचाने के लिए उड़ते हैं। सिएटल में हुई घटना के निपटारे के बाद भारतीय मूल के पूर्व पायलट की कहानी फिर से सभी टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर छा गई। प्रेस ने उसे अमेरिकी आसमान का मौन नायक कहा। नियंत्रण केंद्र में उसकी तस्वीरें हाथ में अभी भी हेडफोन शांति और समर्पण का प्रतीक बन गईं। कई पत्रकारों ने साक्षात्कार के लिए संपर्क किया, लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया। उसने बस संक्षिप्त रूप से कहा कि उसने कुछ भी बड़ा नहीं किया, बस अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम किया। लोगों को जो बात भावुक कर गई वह उसका एक बार फिर जान बचाने का कार्य नहीं था, बल्कि उसकी लगभग अदृश्य विनम्रता थी। इस बीच प्रिया अपने मन में चल रही बेचैनी से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसे लगा जैसे वह एक लंबे सपने से जागी हो, जहां वह मानती थी कि हर मूल्य पैसे, पद और शक्ति से मापा जाता है। प्रेस के सामने अपनी प्रस्तुतियों में उसने उससे संबंधित सभी सवालों से परहेज किया, इसलिए नहीं कि वह श्रेय लेना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वह जानती थी कि वह प्रसिद्ध नहीं होना चाहता। उसने मीडिया से केवल इतना कहा कि सारा श्रेय जमीन से मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति का है और कंपनी पूरी सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा की जिम्मेदारी लेगी। लेकिन रोशनी और बैठकों के पीछे वह कुछ और सोचने लगी। वह जिस विमानन उद्योग का नेतृत्व कर रही थी, उसकी सोच को कैसे बदला जाए। उसे कारखाने में तकनीकी कर्मचारियों के साथ अपनी बैठकें याद आईं। उनमें से कई पूर्व सैनिक थे जिन्होंने सेना में सेवा की थी और सेवानिवृत्ति के बाद अस्थायी कम मान्यता प्राप्त नौकरियां करनी पड़ी। उसे याद आया कि एक बार किसी ने कहा था, हम कभी विमान उड़ाते थे, अब हम फर्श भी साफ कर सकते हैं जब तक कि हम विमान के पास रह सकें। उस समय इस बात पर वह हंस पड़ी थी, लेकिन अब इसे सुनकर उसका गला रुंध गया। उसे एहसास हुआ कि एक बड़े शक्तिशाली तंत्र के बीच कुछ लोग भुला दिए गए थे। उसके जैसे लोग जो अभी भी आसमान से प्यार करते थे, लेकिन अंधेरे में जीने को मजबूर थे। कई रातों की बेचैनी के बाद उसने एक नया कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया।
उसने इसे स्काईब्रिजेस कहा, जो पूर्व सैनिकों और नागरिक उड्डयन उद्योग के बीच एक पुल था। उसका लक्ष्य उन लोगों को अवसर देना था जिन्होंने सेना में सेवा की थी, ताकि उन्हें फिर से प्रशिक्षित किया जा सके, मान्यता दी जा सके और उनके वास्तविक कौशल के अनुरूप काम मिल सके। वह जानती थी कि वह यह अकेले नहीं कर सकती। पहला व्यक्ति जिसके बारे में उसने सोचा वह वही था। वह एक सप्ताह की सुबह उससे मिलने गई। जब वह उस रख-रखाव कार्यशाला में दाखिल हुई जहां वह काम करता था, तो आसपास के लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे। वह सीधे उसकी मेज पर गई और बिना किसी भूमिका के कहा कि वह चाहती है कि वह नया कार्यक्रम बनाने में उसकी मदद करे। उसने बिना ज्यादा प्रतिक्रिया दिए सुना। उसने अपनी दृष्टि के बारे में बात की, उसके जैसे लोगों को उनका योग्य स्थान दिलाने में मदद करने के बारे में, युद्ध के अनुभव को नागरिक कौशल में बदलने के महत्व के बारे में। वह बहुत देर तक चुप रहा और फिर बस एक वाक्य कहा, लोगों को मेरी जरूरत नहीं है। उन्हें मेरी जरूरत तभी होती है जब कोई समस्या हो। इस बात ने उसे स्तब्ध कर दिया। उसने जवाब दिया कि शायद यह सच है, लेकिन अगर वह सहमत हो तो वह इसे बदलना चाहती है। उसने कहा कि वह उसे एक पूरे तंत्र को उन लोगों का असली मूल्य दिखाने में मदद कर सकता है जिन्होंने दूसरों के लिए जीवन और मृत्यु के बीच खड़े होकर सेवा की है। उसने पूछा कि वह इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे 2 बार बचाया गया है और मैं सिर्फ चुपचाप आभारी रहकर जीना नहीं चाहती। उसने उसे देखा, उसकी आंखों में हिचकिचाहट थी। उसने खुद से वादा किया था कि वह आसमान में वापस नहीं लौटेगा, किसी भी ऐसी चीज से नहीं जुड़ेगा जो अतीत की याद दिला सके। लेकिन जब उसने उसे अन्य पूर्व सैनिकों के बारे में बात करते सुना, तो उसने उनमें अपनी छवि देखी। उसने अपने पुराने साथियों के बारे में सोचा जो कभी उसके साथ उड़ते थे, अब हर जगह बिखरे हुए थे। कोई टैक्सी चला रहा था, कोई सुरक्षा गार्ड था, कोई नागरिक जीवन में दिशाहीन था। वह समझ गया कि अगर कोई उनकी मदद कर सकता है तो वह वही होना चाहिए जो उन्हें सबसे अच्छी तरह समझता है। और भले ही वह बचना चाहता था, वह जिम्मेदारी अभी भी वहां थी, चुपचाप उसका नाम पुकार रही थी। अंत में वह इस शर्त पर सहमत हो गया कि सब कुछ वास्तविक होना चाहिए, कोई विज्ञापन अभियान नहीं। उसने सिर हिलाया और वे काम में लग गए। अगले कुछ महीनों में उसने अपने पूरे नेटवर्क का उपयोग धन जुटाने, लाइसेंस प्राप्त करने और सैन्य ठिकानों से जुड़ने के लिए किया। उसने तकनीकी और प्रशिक्षण भाग को संभाला। उसने पाठ्यक्रम तैयार किया, सैन्य कौशल को नागरिक कौशल में बदलने का तरीका बताया, उड़ान सुरक्षा, युद्ध के बाद के मनोविज्ञान पर व्याख्यान दिए। उसने चुपचाप काम किया, प्रेस में नहीं आया, लेकिन हर कोई जानता था कि उसके बिना कार्यक्रम का अस्तित्व नहीं हो सकता। जब परियोजना के परिणाम आने लगे तो उन्होंने पहले पूर्व सैनिकों के समूह के साथ एक छोटी सी बैठक आयोजित की। 15 अलग अलग उम्र के पुरुष प्रशिक्षण कक्ष में बैठे थे। एक ने उससे पूछा कि क्या उसे वायुसेना छोड़ने का पछतावा है। उसने जवाब दिया, नहीं, मुझे बस इस बात का पछतावा है कि मैंने इतने साल यह सोचकर बर्बाद कर दिए कि मेरा कोई मूल्य नहीं है। इस बात ने पूरे कमरे को चुप करा दिया। उसने उसे कमरे के अंत से देखा। उसके दिल में सम्मान और कृतज्ञता की भावना उमड़ पड़ी। वह जानती थी कि उसने सही काम किया है, लेकिन इससे भी ज्यादा उसने देखा कि उसने इंसान को समझने का उसका तरीका बदल दिया था। कोई भी भुला दिए जाने के लिए पैदा नहीं होता। कुछ लोगों को पहचाने जाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, और वह उनमें से एक था। स्काईब्रिज की सफलता ने जनता का ध्यान खींचा। कई अन्य एयरलाइनों ने सहयोग के लिए संपर्क करना शुरू कर दिया। श्रम मंत्रालय और पूर्व सैनिक मामलों के मंत्रालय ने आधिकारिक धन्यवाद भेजा, लेकिन उसके लिए सबसे कीमती चीज अपने पुराने साथियों को फिर से मुस्कुराते हुए देखना था,
जब वे अपने पसंदीदा काम पर वापस लौटे। वह अक्सर अपने छात्रों से कहता था कि हमें अपना मूल्य साबित करने के लिए उड़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस यह याद रखने की जरूरत है कि हम क्यों उड़ते थे। एक देर शाम वह उसके कार्यालय में परिणाम रिपोर्ट लेकर आई। उसने कहा कि परियोजना उम्मीदों से कहीं आगे निकल गई है। उसने सिर हिलाकर कहा कि यह सभी की मेहनत का फल है। उसने कहा कि वह बहुत विनम्र है और वह बस मुस्कुरा दिया। उसने उसे देखा और कहा, क्या तुम जानते हो तुमने मुझे तीसरी बार बचाया है? उसने पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि तुमने मुझे यह विश्वास करने का कारण दिया कि यह दुनिया अभी भी बेहतर हो सकती है। उस दिन के बाद वे काम के बारे में कम और जीवन के बारे में ज्यादा बात करने लगे। उसने अपनी बेटी के बारे में बताया कि उसे विमान बनाना कितना पसंद है, छोटे लेकिन शुद्ध सपनों के बारे में। उसने अपने बचपन के बारे में बताया, अपने पिता के बारे में, उन गलतियों के बारे में जिन्होंने उसे सभी से दूर कर दिया। दो अलग अलग दुनिया से आए दो लोगों के बीच एक अदृश्य बंधन बनने लगा। शायद प्यार नहीं, लेकिन उन लोगों के बीच एक दुर्लभ समझ जो नुकसान से गुजरे थे और फिर भी जीना चुना था। जब स्काईब्रिज का पहला साल खत्म हुआ तो कार्यक्रम ने 100 से ज्यादा पूर्व सैनिकों को नौकरी दिलाने में मदद की थी। उन्होंने एक छोटा शांत सम्मान समारोह आयोजित किया जिसमें केवल प्रतिभागी और उनके परिवार शामिल थे। मंच पर खड़े होकर उसने संक्षिप्त रूप से कहा कि आसमान किसी का नहीं है, लेकिन हर किसी को इसका सपना देखने का अधिकार है। यह बयान हर जगह उद्धृत किया गया और कार्यक्रम का नारा बन गया। वह पीछे खड़ी उसे देख रही थी, उसका दिल गर्व से भर गया। वह समझ गई कि भले ही उसे उपाधियों की जरूरत नहीं थी, वह किसी बड़ी चीज का प्रतीक बन गया था। यह विश्वास कि अच्छाई एक पूरे तंत्र को बदल सकती है, और वह यह भी जानती थी कि उस दिन से उसकी जिंदगी एक अलग दिशा में मुड़ गई थी, जहां एक व्यक्ति का मूल्य पद या पैसे से नहीं, बल्कि इस बात से मापा जाता था कि वे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। 1 साल बाद जब स्काईब्रिज कार्यक्रम शुरू हुआ तो अमेरिकी विमानन उद्योग ने सेना में सेवा कर चुके लोगों के बारे में बात करने का तरीका बदलना शुरू कर दिया। बड़े अखबारों ने वाणिज्यिक एयरलाइनों में काम करने के लिए लौटने वाले पूर्व सैनिकों की लहर के बारे में लेख प्रकाशित किए। नई वर्दी में कठोर चेहरों की तस्वीरें प्रेरणा का स्रोत बन गईं। उन समाचारों में उसका नाम हमेशा एक प्रवर्तक के रूप में उल्लेखित होता था, लेकिन वह टेलीविजन पर नहीं आया, किसी भी साक्षात्कार में शामिल नहीं हुआ। वह बस अपना रोज का काम करता रहा। अभी भी उड़ान सुरक्षा तकनीक की कक्षाएं पढ़ाता था, अभी भी जल्दी कार्यालय आता था, और अभी भी अपनी बेटी के लिए रात का खाना बनाने के लिए समय पर घर लौटता था। उसके लिए सबसे बड़ा इनाम प्रसिद्धि नहीं था, बल्कि उन लोगों को देखना था जो कभी उसके साथ उड़ते थे, अब उस पेशे से जी सकते थे जिसे वे प्यार करते थे। प्रिया अलग थी। परियोजना की सफलता के बाद उसे मानव संसाधन और सतत विकास पर कई सम्मेलनों में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। हर बार भीड़ के सामने खड़े होकर वह उसका उल्लेख करती थी, प्रशंसा के शब्दों से नहीं, बल्कि साधारण सम्मान से। उसने कहा कि जिसने उसे सबसे कीमती सबक सिखाया वह कोई सलाहकार या भागीदार नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसे उसने कभी गलत आंका था। उसने उस रात की उड़ान के उस क्षण को फिर से बताया जब वह अराजकता के बीच खड़ा हुआ और सैकड़ों लोगों को बचाया। हर बार दोहराते हुए उसकी आवाज अभी भी कांपती थी, भले ही कई महीने बीत चुके थे। उसके लिए वह क्षण न केवल उसकी धारणा को बदल गया, बल्कि उसे यह विश्वास भी दिलाया कि किसी भी संगठन में एक व्यक्ति का वास्तविक मूल्य अभी भी वह चीज है जिसे पैसे से नहीं बदला जा सकता। उसकी कंपनी वॉस एयरटेक एक व्यापक सुधार के दौर में प्रवेश कर गई।
उसने स्काईब्रिज परियोजना के पहले साल के लगभग पूरे लाभ को बाज़ 7 कार्यक्रम में विस्तारित करने के लिए समर्पित कर दिया, जो उसके पुराने उपनाम से प्रेरित था। लक्ष्य केवल भर्ती करना नहीं था, बल्कि फिर से प्रशिक्षित करना। विमानन उद्योग में पूर्व सैनिकों के लिए एक दीर्घकालिक विकास पथ बनाना था। निदेशक मंडल ने शुरू में इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह एक भावनात्मक कार्य था जो लाभ नहीं लाएगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। वह बैठक में खड़ी हुई हर व्यक्ति को सीधे देखा और कहा, उसने मेरे पिता की जान बचाई, मेरी जान बचाई और सैकड़ों अन्य लोगों की जान बचाई। अगर ऐसा व्यक्ति नेतृत्व का अवसर पाने के योग्य नहीं है, तो हम में से कोई भी यहां बैठने के योग्य नहीं है। कोई भी इसका खंडन नहीं कर सका। जब उसने खबर दी कि उसे उड़ान सुरक्षा और पूर्व सैनिक विकास के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह काफी देर तक चुप रहा। उसने कहा कि वह प्रबंधन नहीं जानता, एक विभाग चलाना नहीं जानता। वह हंस पड़ी और कहा कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो पढ़ा लिखा हो, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की जो दूसरों को विश्वास दिला सके। उसने सोचा और फिर इस शर्त पर सहमत हो गया कि काम उसकी बेटी के कार्यक्रम के अनुकूल होना चाहिए। उसने वादा किया कि कंपनी सुविधाएं प्रदान करेगी। यह पहली बार था जब उसने उसे सच में मुस्कुराते हुए देखा। एक हल्की मुस्कान, लेकिन उसे आश्वस्त करने के लिए काफी थी। अपनी नई स्थिति के पहले कुछ महीनों में उसने सुरक्षा मूल्यांकन प्रणाली को फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। कर्मचारियों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। उसने लंबे भाषणों का उपयोग नहीं किया, बस बचाव अभियानों की सच्ची कहानियां सुनाईं कि कैसे लोग मौत का सामना करते समय शांत रह सकते हैं। हर बार जब वह बोलता, तो कमरा चुप हो जाता। सुनने वाले, चाहे वे पायलट हों या तकनीकी कर्मचारी, महसूस करते थे कि वह जो बता रहा था वह सिर्फ ज्ञान नहीं था, बल्कि भावना थी। वह अक्सर कहता था कि हर उड़ान में सबसे महत्वपूर्ण चीज मशीनें नहीं, बल्कि इंसान होते हैं। इंसान ही आसमान को सुरक्षित रखते हैं। प्रिया कई बार प्रशिक्षण कक्ष के अंत में खड़ी होकर चुपचाप उसे सुनती थी। उसके मुंह से निकला हर शब्द सरल था, लेकिन उसे यह महसूस कराने के लिए काफी था कि उसने पहले जो कुछ भी हासिल किया था वह सब छोटा था। वह बैठकों में धीरे धीरे कम बोलने लगी, इसके बजाय सुनने में समय बिताने लगी। उसने पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए ट्यूशन सहायता कोष शुरू किया। रात की पाली में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए परिवार देखभाल क्षेत्र बनाया और वेतन और बोनस नियमों को संशोधित किया ताकि अधिक निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। जब मीडिया ने उसे एक मानवीय सीईओ के रूप में सराहा, तो वह बस मुस्कुरा दी। वह जानती थी एक ईपी पर कि अगर वह आदमी नहीं होता तो वह कभी नहीं समझ पाती कि सच्ची मानवता क्या होती है। एक दिन उसे वॉशिंगटन में बाज़ 7 कार्यक्रम के आधिकारिक शुभारंभ समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। उसने उसे भाषण देने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कारण पूछा, उसने बस इतना कहा कि मुझे अपने बारे में बात करने की आदत नहीं है। अंत में उसने कहा कि वह उसकी ओर से बोलेगी। समारोह में सैकड़ों मेहमानों के सामने उसने उस भाग्यशाली उड़ान से लेकर कार्यक्रम की स्थापना तक की पूरी कहानी सुनाई। जब उसने उसका उल्लेख किया तो उसने कहा कि वह न केवल एक नायक था, बल्कि इस बात का प्रमाण था कि अच्छाई एक पूरे उद्योग को फिर से परिभाषित कर सकती है। जब उसने अपनी बात खत्म की, तो पूरा हॉल खड़ा हो गया और तालियां बजाने लगा। वह मंच के पीछे खड़ा था, चुपचाप सभी को देख रहा था। उस रात शुभारंभ समारोह के बाद वे उसके सबसे ऊंचे तल पर स्थित छोटे से कार्यालय में बैठे। उसने कहा कि कंपनी बदल गई है, लेकिन जिस चीज पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था वह राजस्व नहीं था, बल्कि पुनर्जीवित हुए लोग थे।
उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां शहर की रोशनी फैली हुई थी, और कहा कि उसने भी अपना खोया हुआ हिस्सा वापस पा लिया है। उसने पूछा कि क्या वह फिर से उड़ने की योजना बना रहा है। वह थोड़ी देर हिचकिचाया और फिर कहा कि उसने पिछले महीने से उड़ान सिमुलेटर का अभ्यास शुरू कर दिया है। उसने आश्चर्य से कारण पूछा। उसने कहा कि वह चाहता है कि उसकी बेटी देखे कि उसके पिता के पास अभी भी सपने हैं, कि उड़ने के लिए कभी भी बहुत देर नहीं होती। उस दिन से वे ज्यादा बात करने लगे। वह सिमुलेशन कक्षा में उसे छात्रों को निर्देश देते हुए देखने आई। देखा कि वह कितना समर्पित और धैर्यवान था। वह कभी थका हुआ नहीं दिखता था, हमेशा हर किसी के लिए समय निकालता था, भले ही वे अभी शुरू कर रहे हों। उसे एहसास हुआ कि वह उसे एक और सबक सिखा रहा था। हर कोई उड़ना नहीं जानता, लेकिन हर कोई सीख सकता है अगर कोई धैर्यपूर्वक सिखाने वाला हो। उसने अपने दिल को नरम होता महसूस किया, एक ऐसी भावना जिसे वह सोचती थी कि वह बहुत पहले खो चुकी है। जब पतझड़ आया तो एयरलाइन ने एक नए विमान का परीक्षण आयोजित किया। कार्यक्रम के विचार पर आधारित एक वास्तविक बाह्य विमान। वह तकनीकी सुरक्षा का प्रभारी था और वह कंपनी की प्रतिनिधि थी। घोषणा के दौरान उसने भाषण दिया कि यह विमान न केवल प्रौद्योगिकी का प्रतीक है, बल्कि विश्वास का भी प्रतीक है। जब उसने समाप्त किया तो वह आगे आया और संक्षिप्त रूप से कहा कि इस विमान का नाम किसी एक व्यक्ति का सम्मान करने के लिए नहीं रखा गया है, बल्कि यह याद दिलाने के लिए कि गिरने के बाद हर कोई उठ सकता है। समारोह के बाद उसने उसे और उसकी बेटी को परीक्षण मॉडल देखने के लिए आमंत्रित किया। बच्ची चारों ओर दौड़ रही थी, खुशी से हंस रही थी। उसने उसे देखा और कहा कि उसने कई लोगों को, जिसमें वह भी शामिल है, अच्छी चीजों में विश्वास दिलाया है। उसने बस इतना कहा कि उसने जो कुछ भी देखा वह उससे नहीं, बल्कि उसके विश्वास करने के तरीके से आया। उस पल में समारोह के शोर के बीच वे चुप हो गए। वे दोनों समझ गए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कहे बिना ही सच होती हैं। कई महीने बाद जब प्रेस ने उससे परियोजना के बारे में पूछा तो उसने बस इतना कहा, मैं भाग्यशाली थी कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिला जो बिना पंखों के भी उड़ना जानता था। यह बयान पूरे नेटवर्क पर फैल गया, कई पत्रिकाओं में फिर से छपा। लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात खुद में आया बदलाव था। वह अब लोगों को उनके पद या हैसियत से नहीं देखती थी। उसने सुनना सीखा, उन छोटी छोटी चीजों को देखना सीखा जिन्हें वह पहले नजरअंदाज कर देती थी। और सबसे बढ़कर उसने सीखा कि कभी-कभी सबसे शांत लोग ही इस दुनिया को स्थिर रखते हैं। वह अपना काम और उन्हों जोड़ी करता रहा, बिना किसी शोर, बिना किसी प्रसिद्धि के। लेकिन जहां भी वह जाता लोग उसे कृतज्ञता के साथ याद करते। वह समझ गई कि जीवन ने उसे एक दुर्लभ अवसर दिया था, गलती सुधारने का, फिर से इंसान बनना सीखने का। और जब भी वह उसे कंपनी के गलियारे में कर्मचारियों की भीड़ के बीच देखती तो वह जानती थी कि कभी-कभी जो मुलाकातें आकस्मिक लगती हैं, वे वास्तव में दो भटकी हुई आत्माओं को बचाने के लिए पहले से तय की गई नियति होती हैं। उस भाग्यशाली उड़ान के उतरने के 3 साल बाद वॉस एयरटेक एयरलाइन आधिकारिक तौर पर अमेरिकी विमानन उद्योग में पूर्व सैनिकों की भर्ती और प्रशिक्षण में अग्रणी बन गई। 300 से ज्यादा लोग जिन्होंने सेना में सेवा की थी, अब इंजीनियर मैकेनिक से लेकर वाणिज्यिक पायलट तक स्थिर नौकरियां कर रहे थे। यह संख्या बड़े अखबारों में छपी। हर साक्षात्कार में वे हमेशा एक नाम का उल्लेख सम्मान और गर्व के साथ करते थे। वह भारतीय मूल का व्यक्ति, सेवा और दृढ़ता की भावना का एक जीवित प्रतीक बन गया था। उसने कभी खुद को संस्थापक नहीं माना, बस इतना कहा कि उसने केवल वही जोड़ा है जो अच्छे लोगों ने पहले किया था। वह पहले की तरह ही सादा जीवन जीता रहा। अभी भी रिवरसाइड के उपनगरों में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था।
अभी भी अपनी बेटी को हर सुबह स्कूल छोड़ता था और फिर काम करने के लिए कार्यालय जाता था। लेकिन उसकी जिंदगी अब पहले जैसी शांत नहीं थी। वह ज्यादा यात्रा करने लगा। उसे सैन्य ठिकानों पर उन लोगों के साथ साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता था जो सेवानिवृत्त होने वाले थे, कि नागरिक जीवन फिर से कैसे शुरू किया जाए। वह उनसे कहता था कि उड़ना सिर्फ मशीनरी को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि अपने दिल को गिरने से बचाना है। उसकी बातें कभी भी अलंकृत नहीं होती थीं, लेकिन सुनने वाले अक्सर खत्म होने के बाद बहुत देर तक चुप रहते थे, क्योंकि हर वाक्य में उसके जीवन का एक सच्चा हिस्सा था। दर्द, हानि और उठ खड़े होने की ताकत। प्रिया भी बदल गई। वह अब रणनीति या लाभ के बारे में लंबे भाषणों के साथ नहीं दिखाई देती थी। वह उसके साथ सामुदायिक कार्यक्रमों में दिखाई देती थी, जहां वे दयालुता, अवसर और समाज कैसे उन लोगों का सम्मान करके मजबूत हो सकता है जिन्होंने चुपचाप इसकी रक्षा की है के बारे में कहानियां साझा करते थे। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि असली शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि उन्हें सहारा देने की क्षमता में निहित है। उसने परोपकारी कार्यों, पूर्व सैनिकों के परिवारों और उड़ने का सपना देखने वाले अनाथ बच्चों के लिए ज्यादा समय समर्पित किया। एक शुरुआती वसंत की दोपहर सिएटल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लोगों से खचाखच भरा था। उस दिन वॉस एयरटेक ने बाज़च्छा श्रृंखला की पहली उड़ान का आयोजन किया। एक वाणिज्यिक विमान जिसे कई पूर्व पायलटों के योगदान से डिजाइन किया गया था, उसे मुख्य पायलट के रूप में चुना गया था। सह पायलट की सीट पर प्रिया थी, जिसने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद नागरिक पायलट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर लिया था। वह नियंत्रण कक्ष को देखकर अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सकी, जहां उसने उस बरसात की रात को इतना डर महसूस किया था। अब वह एक अलग स्थिति में बैठी थी, प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ जहाज को आसमान की ओर ले जाने के लिए। उड़ान भरने से पहले उसने उसकी ओर देखा, कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इस पल तक पहुंचेगी। उसने बस धीरे से कहा कि हर यात्रा एक गिरावट से शुरू होती है। जब इंजन चालू हुआ तो केबिन में यात्रियों ने एक साथ तालियां बजाईं। पहली पंक्ति की सीट पर उसकी बेटी, जो अब 11 साल की थी, ने जूनियर पायलट का बैज पहना हुआ था और एक उज्ज्वल मुस्कान बिखेर रही थी। उसने सैन्य शैली में सलाम करने के लिए अपना हाथ उठाया। सालिया दोर मनता बैजा दोर मनता 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 दोर, जिससे आसपास के सभी लोग हंस पड़े। उसने रियर व्यू मिरर से देखा। समय के साथ फीके पड़ चुके चेहरे पर एक मुस्कान कौंध गई। बाज़च्छा रनवे पर लुढ़का। नियंत्रण टावर ने सिग्नल दिया, बाज़च्छा, आपको उड़ान भरने की अनुमति है। हवा अनुकूल है, आसमान साफ है। उसने संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया, बाज़च्छा तैयार है। जब विमान जमीन से उठा तो केबिन में सभी लोग जैसे सांस रोके हुए थे। ऊपर उठने का परिचित एहसास उसके अंदर भर गया, लेकिन इस बार यह बिल्कुल अलग था। यह कोई मिशन नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि विश्वास की वापसी थी। वह जानता था कि इन सब के बाद वह अभी भी आसमान का था। जब ऊंचाई स्थिर स्तर पर पहुंच गई तो प्रिया ने बाहर देखा, जहां सूरज की रोशनी दूर सफेद बर्फीली पर्वत श्रृंखला पर पड़ रही थी। उसने कहा कि वह कभी ऊंचाई से डरती थी, गिरने से डरती थी, हर उस चीज से डरती थी जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकती थी। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि एकमात्र डरावनी चीज इंसानों पर विश्वास न करना है। उसने सुना और धीरे से सिर हिलाया। उसने पूछा कि क्या उसने कभी सोचा था कि वह फिर से उड़ेगा। उसने जवाब दिया कि उसे कभी विश्वास नहीं था कि वह कर सकता है। जब तक कि उसने उसे विश्वास नहीं दिलाया, वह चुप हो गई और फिर कहा कि कभी-कभी बस एक व्यक्ति को अपना मूल्य देखने की जरूरत होती है और पूरी जिंदगी बदल जाती है। जब विमान 33
बंदूर के एक समंदिक का 0 फीट पर पहुंच गया तो नियंत्रण टावर की आवाज हेडफोन में गूंजी। बाज 6, आसमान में आपका फिर से स्वागत है। आपको वहां देखकर अच्छा लगा। वह मुस्कुराया और जवाब दिया, घर आकर अच्छा लगा। केबिन में किसी ने भी वह बातचीत नहीं सुनी, लेकिन उसकी बेटी ने शीशे से देखा और समझ गई। उसने अपने बैग से एक छोटा विमान मॉडल निकाला, उसे अपनी आंखों के स्तर तक उठाया। उसने धीरे से कहा, पापा सच में फिर से उड़ रहे हैं। उड़ान के बाद तीनों को टर्मिनल पर एक समारोह में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। प्रिया ने कहा कि बाज़-6 सिर्फ एक विमान नहीं है, बल्कि उन लोगों का प्रतीक है जो टूटे पंखों के बाद उठने की हिम्मत करते हैं। उसने भावुक आवाज में उसका उल्लेख किया, उसने मुझे सिखाया कि सम्मान शब्दों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम क्या करना चुनते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। पूरा हॉल चुप हो गया और फिर लंबी तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसने भाषण नहीं दिया, बस सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। लेकिन उसके दिल में वह जानता था कि वह अब अतीत से बंधा हुआ व्यक्ति नहीं है। वह न केवल आसमान में, बल्कि अपने ही जीवन में फिर से उड़ चुका था। समय बीतता गया। बाजे कार्यक्रम अन्य एयरलाइनों में फैल गया। कई शैक्षणिक और सैन्य संगठनों ने पूर्व सैनिकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए सहयोग करना शुरू कर दिया। वह प्रसिद्धि की परवाह किए बिना काम करता रहा। शाम को वह अभी भी अपनी बेटी के साथ बैठकर होमवर्क करता था। उसे पुरानी उड़ानों के बारे में, पुराने साथियों के बारे में और इस बारे में बताता था कि इंसानों को कौशल से ज्यादा दयालुता की जरूरत क्यों होती है। बच्ची अक्सर पूछती थी कि क्या पापा को माँ की याद आती है। वह जवाब देता था कि हाँ, लेकिन हर बार जब वह उड़ता था तो माँ वहीं होती थी। आसमान में वह उसे देखता था। एक दोपहर जब वे दोनों हवाई अड्डे पर खड़े होकर नवीनतम बाज़-6 को उड़ान भरने की तैयारी करते देख रहे थे, प्रिया आई। उसने सामुदायिक परियोजनाओं के लिए समय निकालने के लिए सीईओ का पद छोड़ दिया था। उसने कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति उस चीज के साथ जीना है जिस पर आप विश्वास करते हैं। उसने उसे देखा और कहा कि एक बात है जो उसने कभी कहने की हिम्मत नहीं की। वह उससे बहुत पहले से प्यार करती थी, लेकिन डरती थी कि वह उस व्यक्ति को चोट पहुंचाएगी जिसने बहुत कुछ खो दिया है। वह चुप रहा और फिर कहा कि वह जानता है, लेकिन वह अभी भी तैयार नहीं है, क्योंकि वह अभी भी दुनिया से फिर से प्यार करना सीख रहा है। उसने सिर हिलाया, दुखी नहीं बल्कि राहत महसूस की। उसने कहा कि कुछ भावनाओं का कोई परिणाम होना जरूरी नहीं है, उनका अस्तित्व ही एक अच्छी बात है। बाद के वर्षों में वे अभी भी एक साथ काम करते रहे, एक साथ उड़ते रहे और युवा पीढ़ी को विश्वास और जिम्मेदारी सिखाते रहे। बाज़-6 एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया, जिसे पाठ्यपुस्तकों में विश्वास और परोपकार की शक्ति के उदाहरण के रूप में शामिल किया गया। अमेरिका भर के कई हवाई अड्डों पर लोगों ने उसके कथन के साथ एक छोटी सी पट्टिका लगाई। पायलट वह नहीं है जो उड़ना जानता है, बल्कि वह है जो कभी अपने दिल को गिरने नहीं देता। एक शुरुआती सर्दियों की सुबह वह अपनी बेटी को नए प्रशिक्षण केंद्र में ले गया, जहां वह बच्चों के लिए पहली उड़ान सिमुलेशन कक्षा में भाग लेने वाली थी। अंदर जाने से पहले बच्ची मुड़ी और पूछा, पापा लोग क्यों उड़ते हैं? वह मुस्कुराया। बच्चे, बच्चे, वह मुस्कुराया और कहा, क्योंकि हर किसी के पास कुछ ऐसा होता है जहां तक वे पहुंचना चाहते हैं। बच्ची ने सिर हिलाया और दौड़ गई। वह उसे देखता रहा, उसका दिल शांत था। प्रिया उसके पास आई, उस दृश्य को देखकर बोली कि शायद यह वह क्षण था जब वह अपने जीवन में सबसे ऊंचा उड़ा था। उसने धीरे से जवाब दिया, सबसे ऊंचा नहीं बल्कि सबसे सच्चा। जब सूरज निकला तो रोशनी नए
बाज़ के शरीर पर छपे अक्षरों पर पड़ी, उनके लिए उड़ो जिन्हें हम प्यार करते हैं। उसने उन शब्दों को देखा जैसे अपनी दिवंगत पत्नी की आवाज फिर से सुन रहा हो, अपनी बेटी की हंसी सुन रहा हो और खुद की क्षमा भी सुन रहा हो। वह जानता था कि अंत में हर नुकसान का एक कारण होता है और कभी-कभी घाव ही वह नक्शा होते हैं जो इंसान को सबसे महत्वपूर्ण चीज की ओर ले जाते हैं। उस दिन जब बाज़ ने, वही बाज़ तो हुचारी है, उस दिन जब उड़ान भरी, तो वह उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वह गायब नहीं हो गया। उसके दिल में अब कोई दर्द नहीं था, केवल शांति थी। वह समझ गया कि उड़ना गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के डर को दूर करना है। वह गिर चुका था, उसके पंख टूट चुके थे, उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर भी वह उठ खड़ा हुआ। और उस पल में वह जानता था कि उसने जो कुछ भी अनुभव किया था वह सब सार्थक था, क्योंकि इसके कारण उसने एक सरल बात समझी। दयालुता ही एकमात्र चीज है जो इंसान को गिरने से बचा सकती है। दोस्तों, आप सब कहां से हमें देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ साझा करें। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब जहां भी रहें, हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प या प्रेरणादायक कहानी है, तो कमेंट सेक्शन में उसे सबके साथ जरूर शेयर करें। हमें आपकी कहानियां पढ़ने का इंतजार रहेगा।